अगर कल आपको न्यूज आ जाए एनटीए की तरफ से कि आपका एक और एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, फिर क्या करोगे? पढ़ाई चालू कर दोगे? तो वही काम तो अभी करना है। जरूरी थोड़ी है कि आपको बोला जाए कि कल जो है एग्जाम होने वाला है तब जाके आप पढ़ाई चालू करोगे। अगर आप डिवाइड भी कर लो ना, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं टोटल, मान लो मैं अगर अभी सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो बहुत जगह पे तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं, ऑन एन एवरेज 25 to 26 चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत जगह पे कोई चीज़ को तोड़ के दिखाया जाता है, एनएलएम अलग, फ्रिक्शन अलग। तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, 25 से 26 चैप्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इतने चैप्टर्स को अगर आपको कैटर करना है और आपने अभी अभी 1-2 चैप्टर ही किया है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो 1-2 चैप्टर ही किए होंगे, तो अगर 25 से 26 चैप्टर को आपको पूरा करना है और अभी तक आपने 1-2 चैप्टर किए हैं, चलो इसमें से मैं 2 चैप्टर निकाल देता हूँ, 23 चैप्टर मान लेता हूँ। ठीक है, और आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब है? जनवरी में, राइट। तो जनवरी को तो मैं छोड़ के ही चलूँगा, जैन को रहने दो। जैन से पहले हमारे पास क्या है अभी बचा हुआ? जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं। ठीक है, 5 महीने मतलब 150 डेज, 150 डेज आपके पास बचे हुए हैं। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर 23 चैप्टर है। इस तरीके से आपके पास केमिस्ट्री में भी है और फिर मैथ्स में भी है। ओके, तो आप क्या करोगे? यहाँ 150 डेज 23 चैप्टर्स, अगर मैं डिवाइड कर दूँ, एक एवरेज निकाल रहे हैं हम, कितना टाइम है ये? कितना टाइम होगा? ऑलमोस्ट अगर 25 चैप्टर होता तो 6 दिन, एक जो है चैप्टर को करने के लिए 6 दिन। वैसे 23 से करूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 7-8 दिन मान लो, अप्रॉक्स मान लो 8 डेज। ठीक है, मतलब एक वीक का टाइम आपके पास बच रहा है एक चैप्टर को ढंग से करने के लिए। अब अगर मैं एक वीक में देखूं, एक चैप्टर हमारे पास, एक चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स होते हैं बताओ? ऑलमोस्ट अगर मैं नॉर्मल चैप्टर की भी बात करूं तो आपके पास कम से कम जो है ना 15 के आसपास टॉपिक तो होते हैं, 15 टॉपिक्स। ठीक है, ये जो 15 टॉपिक्स है इसमें आपको कितने दिन है? 8 डेज। तो एक दिन में ऑलमोस्ट 2 टॉपिक, 2 टॉपिक पर डे, 2 टॉपिक आपको डेली करने हैं। सिर्फ फिजिक्स के नहीं, मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी और केमिस्ट्री के भी। इस तरह करोगे तो बस आपका सिलेबस पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है बहुत अलग लेवल पे चले जाओगे। आपको बस टॉपिक समझ आया है, टॉपिक समझ आया, फिर क्वेश्चन करोगे, उस पर एक्सपर्ट बनोगे, डाउट सॉल्व करोगे, बहुत सारे काम बाकी है। आप सोच रहे हो कि बस 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। आप टाइम डिवाइड करके देखो, टाइम डिवाइड करने के बाद पता चलता है कि आज एक दिन में हमारे पास क्या करने के लिए बचा है और अगले 2 घंटे में हमारे पास क्या करने के लिए बचा है। अब अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे ना तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई शुड डू इन द नेक्स्ट आवर। अगर आपको यही पता नहीं है कि अगले घंटे हमें क्या करना है तो फिर आप ऐसे सोए रह जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरीके से अगर डिवाइड करके देखोगे तो पता चलेगा आपको कि अगले घंटे में आपको करना क्या है। नेक्स्ट आवर्स में आपको 2 टॉपिक्स करने हैं, आप सो रहे हो, काम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 2 टॉपिक्स पर डे आपको आ रहा है सिर्फ फिजिक्स के लिए। इस तरीके से मैं मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज 2 टॉपिक्स जो है मैथ्स के लिए भी आएगा और 2 से 3, मतलब केमिस्ट्री में तो ज़्यादा ही होते हैं, तो 3 से 4 टॉपिक्स जो है आपको केमिस्ट्री के लिए आ जाएगा। तो देखो 3, 2, 5, 2, 7, करीब करीब 7 टॉपिक्स नए डेली करने हैं आपको, डेली। और आपके पास दिन भर में काम भी बहुत है, सोना भी है। ठीक है, तो सोना तो वैसे जरूरी है रात में, दिन में इतना जरूरी नहीं है। रात में कंप्लीट नींद करो, ढंग से सो जाओ और उसके बाद दिन में पूरे लग के काम करो, वरना होगा नहीं। 7 टॉपिक्स आपको एटलीस्ट करने हैं डेली। अगर 7 टॉपिक्स नहीं कर पा रहे तो आप देखो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है। जब सिलेबस पूरा नहीं होगा एक्सपर्ट कहाँ से बनोगे? तो दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज से हमें किस तरीके से आगे मूव करना है। ठीक है, सोए मत रहो, काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस करो, वरना रह जाएगा और बाद में पैनिक हो जाओगे। उस पैनिक वाले सिचुएशन से बचने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन करते रहो, डाउट्स पूछते रहो, आपस में डिस्कस करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंड सर्कल होने चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज देखो। वरना बस एक दिन बहुत जोश में आके 4-5 घंटे पढ़ लो और उसके बाद फिर आके 2-3 क्वेश्चन करके सो जाओ, तो फिर कुछ होगा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ
ध्यान दो ढंग से। एनटीए बोलेगी, अनाउंसमेंट करेगी कुछ नया सा, तो उस पे ना जाओ कि वो करेगी कुछ ऐसा नया अचंभा निकाल दे, उसके बाद मैं आ जाऊं, तैयार हो जाऊं। ये सब ना करो। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको तीनों चीज़ पढ़ने हैं, और नीट वाले को बायो भी पढ़ने हैं। तो आप देख लो, बायो में निकाल के देख लो, बायो में करीब करीब 30 से 35 चैप्टर होंगे, 30 to 35 चैप्टर्स अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके रखूं। और आपके पास 5 और 3 महीने एक्स्ट्रा मान लो 8 मंथ है। 8 मंथ मतलब कितने, 30 गुना 8 240 दिन हो गए, और आपके पास ऑलमोस्ट 30 भी चैप्टर हैं, तो आपके पास भी 8 डेज है एक नए चैप्टर को करने के लिए। एक नए चैप्टर को करने के लिए 8 डेज। आपको एक बार करने से नहीं होगा। बायो जो पढ़ते हैं ना, बायो बार बार करना पड़ता है। एटलीस्ट आपको 3 to 4 रिवीजन चाहिए, 3 to 4 रिवीजन। हाँ, आप यहाँ पे ये भी मत सोचना कि एक बार करने में 8 दिन लग गया, अगली बार करेंगे 16 दिन लग जाएगा, फिर तो कभी होगा ही नहीं 3 to 4 रिवीजन। ऐसा नहीं होता है। पहली बार जब आप करोगे तो टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप करते जाओगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एक बार फुल रिवीजन कर लोगे, उसके बाद अगली बार जब रिवाइज करोगे तो ऑलमोस्ट हाफ टाइम में हो जाएगा। फिर से रिवाइज करोगे तो 25 डेज, 20 डेज, फिर उसको आप शॉर्ट करके 14 डेज, 7 डेज रिवीजन प्लान तक बनाओ। जब तक ये नहीं बनेगा मुश्किल है। 7 डेज रिवीजन प्लान बनाओ, 7 डेज में आपको प्रिपेयर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, फिर जाके एग्जाम में कुछ हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अब बायो नीट वाले जो बच्चे हैं, अगर आप अपने 13-14 में चले गए हो, 12th पास करके निकल चुके हो, तो यू नीड टू अटेम्प्ट मोर टेस्ट। सबसे जो जरूरी चीज़ है आपके लिए, टेस्ट देना है। टेस्ट देने से कतराओ नहीं, भागो नहीं। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। चलो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, ये चीज़ें आपके काम के लिए है। अभी अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना बाद में जो पैनिक होगा वो आपको खुद झेलना पड़ेगा। और उस समय लोग बस आपको बता सकते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे होता कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है अभी के अभी। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनू कुमार। आज जो है हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स के जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। इसमें हमारे पास बचा हुआ था रिलेटिव मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट। जो 1D वाला कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत हमने किया था। आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें 1D में ही शुरू करने वाले हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। और उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहले हमने बहुत छोटे में किया था ये सब प्रॉब्लम, अभी आपको शायद याद आ जाए। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D। अब 2D में भी ये चीज करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D। देखो, ये रिवर है, नदी। लग जाओ काम पे, वरना कुछ नहीं होने वाला है। काम पे लग जाओगे तो सब कुछ हो भी जाएगा, ये भी बात है। ये रिवर है आपका। सपोज करो रिवर जो इस डायरेक्शन में बह रहा है, इधर जो है रिवर की स्पीड मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर सपोज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो आदमी है वो सपोज करो यहां पे है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरह स्विम कर रहा है। ओके, ये जो है किस स्पीड से, किसी और स्पीड से मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से करेगा तो ये आगे आ ही नहीं पाएगा। यस, 20 से थोड़ा 40 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि कम से कम आदमी इधर आ तो पाए। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ये 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड से रिवर की स्पीड है राइट डायरेक्शन में। जो आदमी है वो 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे पीछे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये अगर मैं बोलूं कि ये जो आदमी है इसको, इस रिवर की कितने, ऑलमोस्ट 200 मीटर स्विम करना है। कितना, 200 मीटर स्विमिंग करना है, तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर जो है राइट डायरेक्शन में है, जो मैन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। मतलब ये रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट में चल रहा है। इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। देखो, अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ मैन या फिर कोई भी जो भी है इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी ऑफ रिवर।
जिधर रिवर की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, सिंपल, डाउन स्ट्रीम क्या होगा आपका, डाउन स्ट्रीम होने वाला है कि रिवर के डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहां पे देखो आप, ये मैन जो है ये 50 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अगर यही मैन, सपोज करिए ये मैन ए है, अगर यही मैन इधर की तरफ चले 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, जिस तरह यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब ये अप स्ट्रीम में चल रहा है आपको निकालना है टाइम फॉर व्हाट, अप स्ट्रीम, और आपको निकालना है टाइम फॉर व्हाट, डाउन स्ट्रीम। दोनों के लिए टाइम निकालना है अलग अलग, ठीक है। और आपको चलना कितना है, 200 मीटर। चलना मतलब नहीं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग करना है इसको 200 मीटर। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। अगर आपने छोटे में किया है तो इस बना लोगे आप, करो ट्राई। देखो इसको अगर हम रिलेटिव से भी करना चाहें तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल सा एक तरीका बताऊं तो क्या होता है, ये जितना भी इसको डिस्टेंस को कवर करना है, स्विम करना है, उसको आप ऊपर लिखो, जो भी डिस्प्लेसमेंट करना है 200। अगर आपका अप स्ट्रीम में कर रहा है तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो क्या हो जाएगा, देखो 200 अपॉन 50 माइनस 40, ये बन गया आपका 200 अपॉन 10, ये कट के कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। सिमिलरली अगर आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्यों इसमें माइनस क्यों किया, इसमें प्लस क्यों करेंगे, वो अभी मैं समझाऊंगा। इसमें क्या करेंगे, यही 200 लिख दो यहाँ पे और दोनों का वेलोसिटी को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ 50 प्लस 40, सो 200 अपॉन 90, और ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 9 सेकेंड। देखो इसमें कम सेकेंड लगा, 2 सेकेंड के आसपास लग रहा है, इसमें 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। देखो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में ये जितने देर में 50 मीटर पर सेकेंड है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं एक बार। इसका मीनिंग है कि 1 सेकेंड में ये 50 मीटर आगे चल रहा है, 1 सेकेंड में 50 मीटर आगे की तरफ चल रहा है, इधर पीछे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ चल रहा है। और उसी सेकेंड में ये जो रिवर फ्लो है ये क्या कर रहा है, इसको 40 मीटर आगे फेंक दे रहा है। 50 मीटर ये पीछे आया और उसी सेकेंड में इसको क्या कर रहा है, 40 मीटर पीछे फेंक दे रहा है। तो इससे क्या होने वाला है, 50 मीटर इधर आया, 40 मीटर उधर गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, 50 मीटर इधर 40 मीटर इधर, तो ओवरऑल 10 मीटर आगे आया, मतलब पीछे की तरफ आया। ओके, तो 10 मीटर 1 सेकेंड में ये चल पा रहा है, कितना, 1 सेकेंड में 10 मीटर ओवरऑल आफ्टर दिस रिवर फ्लो एंड इट्स ऑन कैपेसिटी, ठीक है। हर सेकेंड में मात्र 10 मीटर पीछे की तरफ आ रहा है और इसको चलना कितना है 200 मीटर, स्विम करना है कितना 200 मीटर। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 20 सेकेंड में 200 मीटर, वही चीज हम यहाँ निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो है वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो होगा इसका वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बिकम लेस देन इट्स ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। क्या बात समझ आ रही है। अब इसी को मैं दिखा दूंगा अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उससे किस तरह से यही चीज सेम चीज आएगा वो मैं अभी समझा देता हूं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ये जो है डाउन स्ट्रीम में, इसमें 1 सेकेंड में रिवर जो इसको 40 मीटर आगे कर रहा है और ये खुद के कैपेसिटी से 50 मीटर आगे हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 मीटर आगे हो जाएगा। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि 90 मीटर आगे हो जाएगा, इसलिए 1 सेकेंड में 90 मीटर, तो 200 मीटर चलने में कितना दूरी होगा, चलने में नहीं स्विम करने में, तो 20 देखो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें तो इसमें सेम ही आंसर आने वाला है। रिलेटिव में क्या है, यहाँ पे बात वही है, यही सेम चीज को हमें बताना है। इसमें क्या है कि ये आदमी जो है पीछे आना चाहता है और जो रिवर है इसको आगे ले जाना चाहता है, तो रिलेटिवली क्या हो रहा है, आदमी को इधर आना में तकलीफ हो रहा है, तो तकलीफ हो रहा है तो क्या करेंगे, इसलिए माइनस कर देंगे। ये जो इसका अपना वेलोसिटी है वो, और उससे रिवर जो है उसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ धकेल दे रहा है, तो अपना वेलोसिटी माइनस इसका वेलोसिटी, जो इफेक्टिव होगा इसका अपना मैन का जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, जितना से खुद ये आ रहा है और उससे माइनस कर दो रिवर का, और बाद में जब यहाँ पे है तो क्या होने वाला है, जो आदमी जितने से चल पा रहा है और रिवर उसको और फ्लो में कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलर ऐसा ही प्रॉब्लम बनता है एक्सीलेटर वाला, वो भी अभी हम करवाएंगे, उसमें भी सेम ही तरह का प्रॉब्लम बनता है इस तरीके से। इसको जल्दी से लिखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे।
एक नया सा क्वेश्चन देता हूं, इसको जल्दी से लिखो। सपोज करो एक रिवर है इस तरीके से, जिसका कि फ्लो राइट डायरेक्शन में है। ओके, एक बोट है हमारे पास जो कि शांत रिवर में, मतलब कि स्टिल वाटर में है ना, इसकी स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो फ्लो ऑफ रिवर है, फ्लो ऑफ रिवर फ्लो कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो ये आपका बोट है, ये बोट क्या कर रहा है, पहले रिवर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर के डायरेक्शन में, इधर रिवर मूव कर रहा है तो इधर ही ये भी मूव किया, ठीक है, 400 मीटर, कितना 100 मीटर, और 100 मीटर जाने के बाद वहां से वो बैक हुआ, बैक होके वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, आपको निकालना है टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टेकन बाय दिस बोट टू गो डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन अप स्ट्रीम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कितने जा रहा है ये 100 मीटर जा रहा है, और बोट की अपनी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा, आपको पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि इसकी अपनी जो कैपेसिटी हो तो आगे जाएगी, और साथ साथ रिवर भी इसको आगे लेके जाती है, तो क्या होने वाला है, ऐड हो जाएगा। तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना लगने वाला, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 अपॉन दोनों की ऐड हो जाएगी 20 प्लस 10 कितनी हो गई 30, तो दिस मच सेकेंड, 10/3 सेकेंड। और इसके बाद क्या होगा, टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम इन अप स्ट्रीम कितना होने वाला बताओ, अप स्ट्रीम में ये वापस इधर जाएगा, दूरी उतनी 100 है, लेकिन इसके पास देखो स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये 100/10, तो इससे कट जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 10/3 प्लस 10 सेकेंड, ये टोटल हो गया टाइम। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 10 प्लस 10/3, ये हो गया आपका 30 प्लस 10 40/3 सेकेंड टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके, तो ये कर लो फटाफट से, आसान क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब हम बात करेंगे एलिवेटर प्रॉब्लम। सेम होता है, बिल्कुल सेम, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इधर वाला मिटा देते हैं। तो अब शुरू करते हैं एक्सीलेटर प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं एलिवेटर प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल, जिस तरीके से अभी हमने रिवर वाला प्रॉब्लम किया वो बिल्कुल सेम ही तरह से है। मेट्रो में जाते हो आप, स्टेप्स लगे होते हैं इस तरह से, इसको एलिवेटर भी बोलते हैं, एक्सीलेटर भी बोलते हैं, जो भी मन हो आप बोल सकते हो। इस तरह सपोज करो ये टोटल n स्टेप्स है, n स्टेप्स मतलब 1 2 3 4, इस तरह से ये डॉट मैंने दिखाया कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर करते करते टोटल n स्टेप्स हैं, है ना। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अब ये मैन जो है इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मैन सपोज करो ये दी हुई है n1 स्टेप्स पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर है, ये जो है एलिवेटर भी तो चल रही होती है, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जो वो क्या है n2 स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है और आपको टोटल n स्टेप्स चढ़ना है, तो इसमें 4 केस टोटल बन जाएंगे। पहला केस, केस नंबर 1, इसमें क्या हो रहा है, एलिवेटर रुका हुआ है, एलिवेटर रुका हुआ है और सिर्फ मैन अपनी कैपेसिटी से चल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर 0, वेलोसिटी ऑफ मैन n1, ये आपको दिख रहा है। तो खुद की कैपेसिटी से चलेगा, टोटल n स्टेप्स है, n1 स्टेप्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में n1 स्टेप्स चल रहा है, तो टोटल जो टाइम लगेगा इस मैन को यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ने में क्या लगेगा, टोटल n स्टेप्स है अपॉन n1 की स्पीड से वो चल रहा है, तो n/n1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड केस यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर 0, ये है कुछ। अगली बार वेलोसिटी ऑफ मैन सपोज करो 0 है, वेलोसिटी ऑफ ओनली एलिवेटर है, ओनली एलिवेटर वो कितना है n2 स्टेप्स पर सेकेंड, ये है आपका n2 स्टेप्स पर सेकेंड।
ये भी पर सेकेंड। तो इस जगह पे जो टाइम लगेगा, यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार आया, देखा कि एलिवेटर चल रहा था, खुद आके खड़ा हो गया आराम से, और उसके बाद वो ऊपर जाने लग गया। तो जब ये ऊपर जाएगा इस तरह से, तो टाइम कितना लगने वाला है, टोटल n स्टेप्स है अपॉन n2, जो कि एलिवेटर इसको लेके ऊपर जा रहा है। ओके, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा कि ये आया, इसको बहुत ही जल्दी था, है ना, और बहुत जल्दी के कारण इसने क्या किया, केस 3 में खुद भी चलने लग गया और एलिवेटर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो खुद जो ऊपर चल रहा है वो किससे, n1 स्टेप्स पर सेकेंड, और एलिवेटर n2 से। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो n1 स्टेप्स पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जो है वो n2 स्टेप्स पर सेकेंड। तो अब जो टाइम इसको लगने वाला है, टोटल स्टेप्स कितने हैं, n। अब ये दोनों साथ में, जिस तरह से रिवर के साथ साथ हम फ्लो कर रहे थे ना डाउन स्ट्रीम की तरह, उस तरह से यहाँ पे हो रहा है। n1 से खुद चल रहा है, n2 से एलिवेटर लेके जा रहा है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा। नीचे अगर बड़ा क्वांटिटी होता है तो ओवरऑल क्या होता है, कम आता है, इसका मतलब टाइम यहाँ पे कम लगने वाला है। और फोर्थ केस क्या है, केस नंबर फोर्थ ये है कि ये दिमाग काम नहीं कर रहा है ढंग से। ये क्या कर रहा है, ऊपर जाना चाहता है और एलिवेटर सपोज करो नीचे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब ये एलिवेटर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और मैं ऊपर चलना चाह रहा हूँ, एलिवेटर इधर आ रहा है n2 स्टेप्स पर सेकेंड और मैं ऊपर जा रहा हूँ n1 स्टेप्स पर सेकेंड। तो क्या होगा इस केस में, अगर आप फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली हो, तो क्या होने वाला है आपके पास कि अगर आप जो है बहुत तेज स्पीड से चल रहे हो तो आप तो ऊपर पहुंच जाओगे, नहीं तो आप बीच में ही कहीं रह जाओगे। या फिर हो सकता है कि अगर ये बहुत फास्ट हो तो ये नीचे आपको लेके चले आएगी, आप इधर गिर जाओगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो केस फोर्थ, आपका जो स्पीड है मैन की स्पीड, वो तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो तो ऊपर की तरफ ही है n1, जबकि वेलोसिटी ऑफ जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ है n2, है ना। इस केस में अगर टाइम निकालेंगे और आपकी स्पीड अगर मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ, सपोज एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, आपकी स्पीड मैं मान लेता हूँ 20 स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो एलिवेटर की स्पीड है वो है 10 स्टेप्स पर सेकेंड। टोटल जो स्टेप्स है, स्टेप्स टोटल जो है वो 100 है, सपोज, ऐसे इतना होता नहीं है बट फिर भी, तो टोटल स्टेप्स 100 अपॉन आपकी स्पीड ज़्यादा है 20 स्टेप्स पर सेकेंड, तो 20 माइनस कौन सा, जो इसको नीचे ला रहा है, कितना हो जाएगा, सेम उस तरह से अप स्ट्रीम की तरह यहाँ काम कर रहा है, माइनस कितना 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्लियर है, ये आपका एलिवेटर प्रॉब्लम है। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसमें, अगर कभी आ जाए गलती से तो आप इसको ढंग से कर लेना। ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने, 4 केस, इससे आपका सारा एलिवेटर एक्सीलरेटर का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही फेमस है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी। तो वो प्रॉब्लम करने से आपका जेईई मेंस का हो सकता है नीट में भी आ जाए कभी, ऐसे जेईई मेंस में तो आता ही है। फिर उसके बाद करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आ ही जाता है, या नहीं आता है तो 1-2 साल के बीच में आ ही जाता है, किसी तरीके से यूज कर देता है कॉन्सेप्ट। रेन मैन प्रॉब्लम को कई बार विंड मैन प्रॉब्लम की तरह भी यूज कर लेता है, वो मैं करवाऊंगा एक क्वेश्चन उस पर भी। देखो रेन मैन प्रॉब्लम क्या है, बारिश हो रही है और सड़क पे कोई आदमी है, ये है आपका रेन और मैन प्रॉब्लम। देखो बारिश हो रही है, सपोज करो वर्टिकल इस तरह, अगर यहाँ पे वर्टिकल बारिश हो रही है वर्टिकली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है जमीन पे, तो छाता को इसको किस तरह रखना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, ओके, ताकि ये बच जाए बारिश से। लेकिन जैसे ही यहां से चलना शुरू करता है, अब जैसे चलना शुरू करता है और ये छाता को अगर सीधा ही रखे तो ये भीग जाएगा। वो क्यों भीगेगा वो समझो। ये जो जैसे चलना चालू करता है, जैसे इधर चलना चालू करता है, इस तरह से चल रहा है, तो जैसे ही चलना चालू करेगा तो इसको जो रेन है वो फील होता है कि वो सामने से इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से। अब अगर छाता को इसने इस तरह से सीधा ही रखा है तो फिर क्या होगा, इधर छाता, इधर बारिश ही नहीं लग रहा है इसको। किधर हो रहा है बारिश, बारिश तो इधर से लग रहा है, बारिश इधर भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बारिश हो नहीं रहा है, बट सारे के सारे जो बारिश की बूंदे हैं वो इस तरह से इसको अपीयर हो रही है,
ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल नहीं, आपको कैसी अपीयर हो रही है, किसी एंगल पे अपीयर हो रही है। तो आप जब छाता इस तरह से रखोगे, जो मैन है ये छाता अगर इस तरह से रखेगा तो ये भीग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर इसे पता नहीं है तो ये भीग जाएगा, ठीक है। इसे पढ़ के जाना पड़ेगा रेन वेन प्रॉब्लम, ताकि छाता को इस तरह कर दे। ओके, वैसे तो ये एक्सपीरियंस की बात है, छाता हम अपने आप ऐसे कर लेते हैं जब भी हम जिधर से भीग रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्यों है, दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल है, जैसे ही हम चलना चालू करते हैं हमें फील होता है कि रेन जो है इस तरीके से गिर रहा है मेरे ऊपर। ये क्यों होता है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है वो समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेते हैं कुछ, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन देखें तो ये आई कैप होता है, ये जे कैप बट विद माइनस साइन, माइनस जे कैप, क्योंकि ऊपर जो है प्लस जे कैप होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड मान लो। ये जो आदमी है पहले स्टिल था, रुका हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है पहले क्या था, 0। अगर 0 स्थिति में है, इस समय पे मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, -10 -0, ये हो गया -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये आदमी स्टिल है तो बिल्कुल इसको सर के ऊपर ही गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही ये आदमी चलने लग गया, सपोज को इधर 5 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू किया, तो ये क्या है, आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इस केस में अब जैसे ही चलना चालू किया, इसको इधर दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है वो समझते हैं। अब जो है ये दिख रहा है इस तरह से, क्या दिख रहा है, रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन कितना है, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, -10 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 आई कैप। तो फाइनली जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, वो क्या हो गया, -10 जे कैप -5 आई कैप। अब इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो -5 आई कैप इधर होगा, -10 जे कैप इधर होगा, और इन दोनों का नेट लेंगे तो वो क्या होगा, ये होगा। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जब आदमी चलने लग गया उस समय देखो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर से दिख रहा है, एंगल पे दिख रहा है, और यही तो डायरेक्शन था, ये देख रहे हो, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, वही तो डायरेक्शन इसको अपीयर हो रहा था। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हमें अपीयर होता है कि ये इधर से रेन हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से ऐसा होता है। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा और समझ आएगा कि क्या इसका मतलब है। ओके, तो इस पर क्वेश्चन एक करते हैं। सपोज अ मैन is walking with 3 meter per second in playground, okay, and suddenly rain starts। जैसे रेन स्टार्ट हो गया तो ये क्या किया, यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब ये इन्होंने क्या किया, अपने स्पीड को बढ़ा लिया। सडनली रेन स्टार्ट्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सडनली क्या किया इन्होंने, 10 मीटर पर सेकेंड से रेन जो है चालू हो गया होना वर्टिकली। कितने कैसे गिर रहा है ये रेन, वर्टिकली, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे, अगर मैं 3 मीटर पर सेकेंड ही रखूँ फिर भी यहाँ पे निकल तो जाएगा ही, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैन इज वॉकिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड और इन प्लेग्राउंड एंड सडनली रेन स्टार्ट्स विद 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। तो ऐसे करने के बाद जो मैन क्या किया, दौड़ना चालू कर दिया विद डबल हिज स्पीड, है ना। द मैन स्टार्टेड रनिंग, मैन स्टार्टेड रनिंग with double of his speed। Find the velocity of rain with respect to man। निकालो।
बहुत ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो, अ मैन वॉज वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में। रेन होना चालू हो गया किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में, किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। जैसे रेन होना चालू हुआ, इसने अपने स्पीड को डबल कर लिया, मतलब क्या कर लिया इसने, 6 मीटर पर सेकेंड कर लिया। ठीक है, रेन की स्पीड आपको दी हुई है नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में। ये आदमी जो चल रहा है ग्राउंड पे चल रहा है, तो प्लस में ही चल रहा है एक्स एक्सिस में सपोज। तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो कितनी है, 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो क्या है, -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर आप बात करो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेक्टर फॉर्म में होता है सारे के सारे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ हम बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -10 जे कैप, और मैन कितना है, 6 आई कैप। तो ये फाइनली क्या आ गया, -10 जे कैप -6 आई कैप। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो -10 जे कैप नीचे और -6 आई कैप पीछे। ठीक है, और इन दोनों का नेट कहाँ आएगा, इसके कहीं बीच में। ठीक है, एंगल वगैरह भी आप निकाल सकते हो चाहो तो। जैसे ये एंगल निकालना चाहो तो क्या करोगे, tan थीटा निकालो, क्या होता है P/B। तो इसके लिए P ये होगा, तो P ये जो है ये बेसिकली 6 होगा, और B क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे B/B ये क्या हो जाएगा, P आपका 6 लिखो, -6 लिखो, और ये B क्या होगा, -10, ये कट गया, तो 2 से 3 5, tan थीटा कितना हो गया, थीटा इक्वल टू आप लिखो tan इनवर्स लिख सकते हो इस साइड लाके, tan इनवर्स 3/5। तो आप ये भी एंगल निकाल सकते हो, ये भी एंगल निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये मान लो अल्फा है, तो यहाँ से tan अल्फा निकाल लो, जो एंगल पूछ रहा है आप निकाल लो। tan अल्फा कैसे होगा, इसके लिए P जो है ये है, तो -10 अपॉन, इसके लिए B जो है ये है, तो ये हो जाएगा -6, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 5/3। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स 5/3। ठीक है, तो कोई सा भी एंगल आपको पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो आपको निकल गया, ये जो है बेसिकली यही हमें पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये आपको पूछा गया था। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो सिंपल है, √10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 100 + 36, 136 मीटर पर सेकेंड √100 में। ठीक है, क्लियर है ये। तो इस पे हम थोड़े और अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। एक विंड और मैन के साथ प्रॉब्लम आता है, वो मैं करवाता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, ये बस बेसिक्स को सीखने के लिए था। विंड वाला प्रॉब्लम कराता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट, अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड feels that wind is blowing due south with 5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। पहला चीज ये फाइंड करना है आपको। सेकेंड क्या फाइंड करना है, इफ द मैन डबल्स हिज स्पीड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू व्हाट, न्यू। चलो फाइंड करो इसको।
चलो करो जल्दी से। देखो, अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड। आपको डायरेक्शन पता ही होगा क्या होता है, ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपके पास किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में। पर्सन जो है किधर मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ बना देता हूँ, पर्सन इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड द विंड इज ब्लोइंग ड्यू साउथ एंड फील्स। ये बात ध्यान रखना आपको, ये एक वर्ड जो है ना सारा करामात कर देगा। ये जो फील्स है ना, फील्स का क्या मतलब, इसे महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है मतलब कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। किस क्या महसूस हो रहा है, इसे महसूस हो रहा है कि विंड इज ब्लोइंग ड्यू साउथ विद 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ओके, मतलब आई कैप। और जो है इसको साउथ की तरफ, साउथ नीचे होता है, ये रहा नीचे, मतलब कि ये जे कैप में, माइनस जे कैप में इसको फील हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड है। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन। मैन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो क्या फील हो रहा है इसे, -5 जे कैप मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, जो कि साउथ की तरफ दिख रहा है ना। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड क्या था जो इसको ये फील हो रहा है, ये आपको पता करना है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हो। इक्वेशन बनाओ, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, -5 जे कैप इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है 5 आई कैप, ओके। इसको आप इधर कर दो तो ये बन जाएगा -5 जे कैप, ये इधर आएगा तो +5 आई कैप इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड आ चुका है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आई कैप वाला राइट में 5 आई कैप और जे कैप वाला माइनस में, तो वो नीचे -5 जे कैप। इन दोनों का अगर नेट निकालेंगे तो वो कहीं यहाँ आएगा और एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, tan थीटा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और tan थीटा 1 क्या होता है 45 डिग्री। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं मैं तो क्या होने वाला है बोलो, √5 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो √50 इक्वल्स टू क्या होगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, ओके। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। ये डायरेक्शन क्या होगा बोलो, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, ये हमें काम आएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द मैन डबल्स हिज स्पीड। मैन की स्पीड कितनी थी 5, अब इसने डबल कर लिया, डबल करने से क्या बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा नया, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो ये देखो क्या होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड एक्चुअल कितनी है, ये मैंने मिटा दिया, क्या था, ये रहा -5 जे कैप +5 आई कैप, -5 जे कैप +5 आई कैप, ये था वेलोसिटी ऑफ विंड पूरा। इसमें से किसको घटाना है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 10 आई कैप। चलो तो ये -5 जे कैप +5 आई कैप -10 आई कैप, तो 5 आई कैप -10 आई कैप कितना हो जाएगा -5 आई कैप और ये -5 जे कैप। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, नया है ये, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, सेकंड क्वेश्चन है ये। अब जो है डबल करने से स्पीड क्या हो गया, -5 आई कैप -5 में जे कैप। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। पहले किधर था, पहले इसको साउथ में फील हो रहा था, जैसे ये तेज हुआ ना, डबल किया स्पीड, तो ये जो है इसको डायरेक्शन में विद सम एंगल दिख रहा है। अब ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम है, tan थीटा निकालोगे 1 आएगा, तो ये 45 डिग्री, ठीक है। ये अच्छे प्रॉब्लम है। इस तरीके से ही विंड की जगह पे आपको रेंज दे सकता है और सेम तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको डीपीपी में, वो क्वेश्चन करना, उसमें कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको।
कि कौन सा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने करवा दिया। अब इस तरह से हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम आए। एक प्रॉब्लम और मैं करा देता हूँ। वैसे अब सिंपल ही प्रॉब्लम होंगे, इससे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर आता है तो आप पूछ लेना। अब ये सिंपल ऐसा ही आएगा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज ये क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ, रेन, ये क्वेश्चन आप खुद करो अभी। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और इसकी स्पीड दी हुई रहेगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 3, विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर सपोज, एंड अ मैन इज रनिंग विद 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। निकालो, सिंपल। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के बहुत आराम से निकल जाएगा। डायग्राम नहीं बनाओगे तो मुश्किल आएगा। देखो क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्या दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन की वेलोसिटी। रेन इस तरह है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कौन सा है, जे कैप, माइनस में जे कैप, माइनस में जे कैप। और आपका जो मैन है वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, ये लो 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, आई कैप। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रेन का है, ये मैन का है। इन दोनों का नेट निकालोगे तो ये आंसर किधर आएगा, इधर की तरफ। उसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, रेन माइनस मैन, क्या होने वाला, रेन कितना है -3 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 4 आई कैप। देखो यहाँ से गलत हो जाता, अगर आप इस तरह से करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं है। ये क्या होगा, ये देखो माइनस में दोनों आ गया ना, तो इसको अगर मैं बात करूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो -3 जे कैप -4 आई कैप, ये पीछे होगा और इन दोनों का नेट किधर होगा, इधर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा, मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एग्जैक्ट नहीं, ये आपको डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। ये 3 है, ये 4 है। अगर सेम होता तब आप बोल सकते हो कि ये साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए ये एंगल डिपेंड करेगा। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो आराम से। यहाँ से tan थीटा क्या होगा, P/B, ये रहा P कितना है 4/B, B कितना है, ये रहा 3, तो 4/3। यहाँ पे थीटा निकाल सकते हो, tan इनवर्स 4/3। अगर आप ये थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने बताया है एक क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, और वो भी हमें क्या करना है 2D के अंदर। उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं करवा देता हूँ। 2-3 कॉन्सेप्ट मेन होता है और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। इससे पहले हमने कौन सा किया था, 1D वाला। ये देखो इसमें क्या होता है, ये रिवर है, मूव कर रहा है इस तरह से, बह रहा है। इसमें हमने क्या किया था, पहले एक मैन को लिया, मैन को जो है किसी डायरेक्शन में या तो इधर फ्लो करवाया था, मतलब कि स्विम करवाया था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो है आदमी की जो वेलोसिटी है वो इसके किसी एंगल पे, ना ही 0 डिग्री ना ही 180 डिग्री, वो क्या था 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो वो 1D वाला था। अब यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होने वाला है। उसके अलावा जितने भी एंगल आप लगा सकते हो वो सारे केस में आपको 2D वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सपोज करो इसकी विड्थ जो है ये दी हुई हमारे पास 200 मीटर, ठीक है। और जो फ्लो ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड सपोज।
या फिर मैं दूसरा कुछ एक ऐसा लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, एंगल वेंगल सब कुछ सही सही आए। मान लेते वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब ठहरा हुआ पानी, स्टिल वाटर, स्टिल रिवर, वो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे मैन यहाँ पे आए, यहाँ से चालू करें इस रिवर को क्रॉस करना, बेसिकली रिवर को क्रॉस ही करते हैं। रिवर को अगर क्रॉस करना चाहेगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, अगर मैन इधर से इधर सीधा आगे की तरफ मूव करता है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये रिवर इसको क्या करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा। जैसे और आगे बढ़ेगा आगे की तरफ रिवर फिर ढकेलेगा। तो मतलब ये मैन जो है ये बेसिकली यहाँ नहीं निकल के ये कहीं यहाँ निकलेगा, और इसको हम बोलते हैं इस भाषा में ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। जो कि एक्चुअल जगह से वो कितनी दूर होके निकला है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, अपने एक्चुअल जो पोजीशन है उससे कितनी दूर होके निकला है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो इस ड्रिफ्ट को हम निकालते कैसे हैं वो समझेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम क्या लगेगा वो समझेंगे। ठीक है, और कितना मिनिमम टाइम लग सकता है, कितना मिनिमम ड्रिफ्ट हो सकता है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें इसमें हम सीखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये रहा ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट को कैसे निकालते हैं, देखो जितने देर ये पानी में रहेगा, ये जो मैन है इधर से चल रहा है, जितने देर ये पानी के अंदर रहेगा उतने देर तक पानी इसको आगे की तरफ बहाते रहेगा, है ना। तो उतने टाइम के हिसाब से ही ड्रिफ्ट आने वाला है। तो अब देखो जो वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये तो किसी भी तरीके से 90 डिग्री पे कोई ड्रिफ्ट नहीं देने वाला। आपको पता है इसका कोई भी इफेक्ट जो है इसके 90 डिग्री पे तो नहीं आएगा। इन ये वाला जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में इसको कौन लेके आएगा, ओनली रिवर की अपनी वेलोसिटी। वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी अपनी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको जो क्रॉस करेगा, ये इसको जो क्रॉस करेगा वो 4 मीटर पर सेकेंड सेट कर रहा है, और ये जो रिवर है उसको इधर की तरफ धकेलेगा 3 मीटर पर सेकेंड से। टोटल कितनी दूरी है, 200 मीटर। अभी सपोज करते हैं ये किसी एंगल पे चल रहा है, ये हम सपोज करते हैं कि किसी एंगल पे चल रहा है, ये सीधा नहीं चल रहा है, अभी किसी एंगल पे इस तरीके से इधर से कूदा है ये पानी के अंदर और इस तरह से चल रहा है। सपोज करो ये जो एंगल है आपका ये थीटा है। ओके, ये मान लेते हैं किसी स्पीड से, ये 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये 4 मान लेते हैं, और विद सम एंगल। तो ये एंगल है तो इधर की स्पीड क्या होने वाली है, 4 cos थीटा, और ये क्या होने वाले है, 4 sin थीटा। ठीक है, दो स्पीड हो गया इसका। एक तो हो गया वर्टिकल 4 cos थीटा जो कि इसको क्या करेगा, यहाँ से इस रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, और साथ में ये जो है आपको क्या करेगा, रिवर के फ्लो को थोड़ा थोड़ा रोकने का काम करेगा। ओके, देखो क्या होने वाला है, इसको क्रॉस करने में जो हेल्प कर रहा है कौन सा, वर्टिकल वाला क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, मैन इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, 4 cos थीटा। तो टाइम इसको कितना लग जाएगा, देखो टाइम लग जाएगा आपको जितनी दूरी है क्रॉस करने के लिए, कितनी है टोटल 200 अपॉन ये जो स्पीड है यही सिर्फ इसको क्रॉस कराएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। ठीक है, ये टाइम लग जाएगा इसको क्रॉस करने में। अब देखो ड्रिफ्ट कितनी होने वाली है समझते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से ये इधर धकेल रहा है, लेकिन हम जो ट्राई कर रहे हैं वो 4 sin थीटा से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा ही होगा। तो वो ड्रिफ्ट के लिए जो वेलोसिटी है वो रिवर के हिसाब से 3 मीटर पर सेकेंड, मेरे हिसाब से 4 sin थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वी इफेक्टिव ऑफ मैन क्या हो जाएगा बोलो, इन दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 3 - 4 sin थीटा। अगर आपका 4 sin थीटा कम है तो 3 - 4 sin थीटा। अभी मान के चलते हैं 4 sin थीटा आपका कम ही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 sin थीटा, ये चीज रहेगा। तो आपका जो ड्रिफ्ट होने वाला है वो ड्रिफ्ट क्या होगा, वो होगा ये जो वेलोसिटी है 3 - 4 sin थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जितने टाइम तक आप इसके अंदर थे, कितने टाइम तक थे, 200 अपॉन 4 cos थीटा। अब ये थीटा वगैरह है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि थीटा में क्या आंसर आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप एक काम करो, इस थीटा को अभी के लिए एक बार 30 डिग्री लेके देखो। सपोज अगर थीटा 30 डिग्री होता तो क्या टाइम आता, क्या ड्रिफ्ट आता, ये सारी चीजें निकालो। देखो
200 अपॉन 4 cos थीटा, cos 30 लो, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 से ये 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 100 बार में, कितना हो गया 100 अपॉन √3 सेकेंड, निकल गया टाइम क्रॉस करने में। और दूसरा क्या है आपका v इफेक्टिव कितना था 3 - 4 sin थीटा, ये लिख दो 3 - 4 sin 30, तो कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा ये 2 बार में कटेगा, ये 1 हो गया, 3 - 2 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे देखो 3 - 4 sin थीटा, ये देखो 3 - 4 sin थीटा कितना है 1 × 200 डिवाइड बाय 4 cos थीटा, कितना होगा 4 × cos 30 √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से वापस 2, 2 से ये 100, ये कितना बन गया 100 अपॉन √3। तो ड्रिफ्ट भी 100 अपॉन √3 आ गया और जो टाइम लग रहा है वो भी 100 अपॉन √3, तो कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो आपका ड्रिफ्ट भी उतना ही आया और साथ में आपकी जो टाइम है वो भी उतनी ही लगी 100 अपॉन √3 सेकेंड, एंड द ड्रिफ्ट इज ऑल्सो 100 अपॉन √3। ड्रिफ्ट जो है बेसिकली ये किसके कारण आ रहा है, क्योंकि ये जो रिवर है वो इसको इधर धकेलना चाह रहा है और जो ये खुद है वो 4 sin थीटा से पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 - 4 sin थीटा, इससे ये आगे की तरफ ही जा रहा है, उतना उतना ड्रिफ्ट पर सेकेंड आ रहा है, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल टाइम से, जितने टाइम तक इसके अंदर था उस टाइम को इस स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट हमने निकालना सीख लिया। अब हमें पता है कि हमने इस टाइम को निकालने के लिए ये वाला वेलोसिटी क्यों लिया, क्योंकि यही वाला एक वेलोसिटी है जो इसको क्रॉस कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि इसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, अगर एक मैन है जो कि स्टिल वाटर में 4 मीटर पर सेकेंड से चल सकता है, तो आपको बताना है कि मिनिमम टाइम इसको क्रॉस करने में कितना लगेगा। तो आपको अगर मिनिमम टाइम निकालना है तो क्या करोगे, इस आदमी को किसी एंगल पे ना भेजो, इस आदमी को क्या करो बिल्कुल परपेंडिकुलर भेजो। परपेंडिकुलर भेजने से क्या होगा कि परपेंडिकुलर भेजने से उसका कोई भी कंपोनेंट ना कि इसको ड्रिफ्ट को बचाने में काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्रॉस करने में काम करेगा, क्योंकि वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ क्रॉस कराती है, ठीक है। ड्रिफ्ट जो आएगा आने दो, उससे इसको मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम इसको मिनिमम चाहिए। तो कितना है स्पीड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर, और अपॉन स्पीड इसकी इन वाटर कितनी है स्टिल वाटर में 4 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो ड्रिफ्ट कराएगा, कराने दो, हमें क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपल लिख दो 4 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 50। तो 50 सेकेंड में ये क्या होने वाला है, 50 सेकेंड में मिनिमम 50 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ड्रिफ्ट बहुत हो सकता है, अब ड्रिफ्ट कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं, कितने टाइम तक अंदर था 50 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, रिवर इसको इधर फेंक रहा है 3 से, पीछे किससे जा रहा है, किसी से भी नहीं, 0, क्योंकि वर्टिकल में हमने सारा का सारा वेलोसिटी दे दिया, इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं इधर। तो ये टाइम मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी कितना आ जाएगा 150 मीटर, इतना ड्रिफ्ट होगा अगर आप टाइम को मिनिमम रखना चाहते हो। दूसरा एक केस होता है कि अगर आपको ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, आपको क्या करना है ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ना, हम किसी तरीके से ऐसा करेंगे कि ये जो है मेरा वेलोसिटी इस तरीके से इस एंगल पे हम बना ले कि हमारा अपना वेलोसिटी भी वो 3 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ हो जाए, ताकि इसको काउंटर बैलेंस कर दें और ड्रिफ्ट मेरा 0 हो जाए। मैं बिल्कुल यहाँ हेड टू हेड निकालना चाहता हूँ, ड्रिफ्ट 0 करना चाहता हूँ फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट ही नहीं चाहिए हमें। तो आपको 3 मीटर पर सेकेंड आगे, हमें पीछे भी 3 मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे ऐसे एंगल पे लेंगे। अब ये देखो एंगल आपको थीटा मानना पड़ेगा, तो 4 का ये कॉस थीटा था, 4 का ये साइन थीटा था, ये लो 4 और ये थीटा था, तो ऊपर 4 कॉस थीटा, इस साइड में 4 साइन थीटा। तो बेसिकली ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, तो 3 मीटर पर सेकेंड को इसको काउंटर बैलेंस करना होगा हमें, तो इस 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर आपका 4 साइन थीटा इसके पीछे की डायरेक्शन में होनी पड़ेगी। जितने से आपको रिवर आगे फेंक रहा है उतने से आप खुद को पीछे करो, ताकि आपका ड्रिफ्ट जो है वो 0 हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, जो 4 साइन थीटा है इसको किससे बराबर करना होगा 3 से, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया बोलो 3/4 आ गया। साइन थीटा आ चुका है, बना लो ट्रायंगल साइन थीटा, ये रहा थीटा, थीटा क्या होता है P/H, तो P ये रहा, H आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। साइन थीटा क्या आ गया आपका 3/4। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये साइन थीटा P/H होता है ना, ओके।
तो ये हो गया आपके पास थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो बस ये कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारे पास। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। इतने थीटा पे अगर आप रखोगे तो आपका ड्रिफ्ट क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। समझ आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टोटल जो है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। ठीक है, इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ सकता है और मिनिमम टाइम पूछ सकता है। ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर इस दोनों के अलावा और भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, जो नॉर्मल या तो ड्रिफ्ट पूछेगा, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, बस यही सब चीज़ें पूछेंगे, इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही आज करेंगे, हमारा खत्म हो चुका है रिवर बोट प्रॉब्लम। इसके बाद अगर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक 5-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो ना नीट में है, जेई में है, तो कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ तक आज खत्म कर दिया। रिवर बोट प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमारा काइनेमेटिक्स आज बिल्कुल खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है। नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एनएलएम की शुरुआत करेंगे, और उसमें जो बेसिक चीज़ें जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं बेसिक मैथ्स वगैरह भी पहले लेके आ जाऊंगा, उसके बाद एनएलएम को शुरुआत करूंगा, या फिर एनएलएम को शुरुआत कर सकते हैं, पैरेलली में वो चीज़ को ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहो, पीडीएफ खोलो, क्वेश्चन करो और कमेंट सेक्शन में पूछते रहो जो भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू वेरी मच।